नमस्कार किसान भाइयों, दूरदर्शन केंद्र भोपाल से हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रबी का मौसम आने वाला है और खरीफ का मौसम अपने अंतिम चरण में है। तो किसान भाई ऐसी कौन सी तिलहनी फसलें इस रबी के मौसम में लगा सकते हैं जिनसे कम लागत में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मुरैना से पधारे हैं डॉक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर जगेंद्र सिंह जी। आप अखिल भारतीय राई अनुसंधान संस्थान केंद्र में काम करते हैं और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सरसों को बोला जाता है गोल्ड या येलो सोना बोला जाता है, येलो गोल्ड बोला जाता है। तो सरसों की फसल में क्या ऐसी महत्वता है जो किसान भाई अभी लगा सकते हैं रबी के मौसम में, और इसकी क्या ज़रूरत है किसानों के लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया स्वप्निल जी। आपने कहा कि इसे पीला सोना कहा जाता है जी। पिछले 2-3 साल के अंदर सरसों पीला सोना नहीं, उससे भी ज़्यादा इस समय हमें साबित हो रहा है जी। क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम लागत, मेहनत और बड़े ही आसानी से होती है, जिसका मुनाफा जो है किसान को बहुत अधिक मिलता है। जी। पिछले 1-2 सालों में सरसों के रेट लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुके हैं जी। और गेहूं या अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में तिलहनी फसल जो है सरसों, वो बहुत ही कम लागत और बहुत ही कम श्रम से जी। हम उसको बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी। और चूँकि हमारे देश में अभी खाद्य तेल जो है उसकी बहुत बड़ी कमी है। जितना हमें आवश्यकता है उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 17 बिलियन टन जो है हम उत्पादन करते हैं जी। और इसके विरुद्ध आवश्यकता जो है वो हमारी करीब 33 बिलियन जो है टन, ये हमारी आवश्यकता है। तो अतिरिक्त जो लगभग 16 बिलियन टन तेल की पूर्ति करने के लिए हमें विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान इसी प्रयास में है कि हम तिलहन का जितना अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकें जी, उतना ही हमारे लिए एक आत्मनिर्भरता होगी। और हमें जो आयात किया जाता तेल, और आयातित तेल में भी पाम ऑयल और ऐसे अच्छे गुण वाले तेल नहीं है जिनको हम आयात करके हम अपने स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर डालें। इससे अच्छा है कि हम अपने आत्मनिर्भर होके स्वयं ही इतना अच्छा, जो सरसों का तेल जिसे माना जाता है सबसे अच्छा तेल माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, और ये अगर हम अपने देश में अपन इसकी पूर्ति कर सके तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, और ये हमारे सोना ही उसके समतुल्य होगा। जी सर, जैसा आपने बताया कि उत्पादन में हम बहुत कम हैं और आयात बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसमें ज़रूरत ये है कि नए किसान भी इस क्षेत्र में जुड़ें और वो भी इसकी खेती कर पाएँ। तो सरसों की खेती कुछ नए किसान भी करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? शुरुआत करने के लिए पूरे देश भर में सरसों की जा सकती है जी। कुछ जो साउथ के दक्षिणी भाग हैं उन प्रदेशों में इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत अधिक होने की वजह से इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, लेकिन पूर्वी प्रदेश, उत्तरी प्रदेश और कुछ पश्चिमी प्रदेश जो है, इनमें सभी जगह पे सरसों का उत्पादन किया जा सकता है, बशर्ते जो मिट्टी है हमारी वो उचित जल निकास की उसमें व्यवस्था हो, उसका प्रबंधन अच्छा हो जी, और उसमें कार्बनिक पदार्थ एक समुचित मात्रा में हो, और जी। सबसे अच्छी मिट्टी इसमें दोमट या बलुई जो है वो रहती है जी। और अगर बहुत अत्यधिक क्षारीय या अत्यधिक अम्लीय मिट्टी है तो इसमें खेती करना इस सरसों फसल का
संभव नहीं है, लेकिन कुछ उसमें प्रयास ऐसे किए जा सकते हैं जिससे कि ये इसमें खेती की जा सकती है। सर, सरसों के अलावा राई और तोरिया की फसलें भी हैं जो किसान लगा सकते हैं। तोरिया की अवधि भी कम होती है जिससे कि किसान दूसरी फसल भी उस टाइम लगा सकता है, तो उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी प्रश्न है आपका। जी। और किसानों के हित में जो किसान बहुफसलीय कार्यक्रम अपनाना चाहते हैं, यानी कम अवधि की राई सरसों जो किस्में इस्तेमाल करके वो आगे चना या धनिया या प्याज की सब्जी वाली फसलें लेना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि तोरिया एक तिलहनी फसल है जो कि सरसों के समान है और इसकी जो फसल की अवधि है वो भी सरसों की तुलना में कम है। ये लगभग 100 से 100 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है। तो इसकी बुवाई अगर समय पे सितंबर के दूसरे पखवाड़े में की जाती है तो लगभग ये हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है दिसंबर अंत में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में। सर, तोरिया की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो आपके अनुसंधान केंद्र से निकली हैं अभी मुरैना से और जो किसान उपयोग कर सकते हैं? हमारे अनुसंधान केंद्र से काफ़ी वैरायटी निकली हैं। जैसे सबसे पहले हमारी JT1 थी और उसके बाद फिर हमारे यहाँ से पिछले 8-10 सालों में RVT1, RVT2 और RVT3 वैरायटी निकल चुकी है। ये बहुत ही लगभग 100 से 105 दिन के आसपास की किस्म है जो अवधि की, और इनका उत्पादन भी लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आ जाता है और इतनी कम अवधि में इतना उत्पादन एक बहुत अच्छा उत्पादन है। और दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार के कीट एवं बीमारियां जो हैं वो नहीं लगती, क्योंकि वो कीट और बीमारियों के लिए जो उपयुक्त समय आता है उस समय तक ये पककर तैयार हो जाती है। सर, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे किसान भाई इन सबको नोट भी कर रहे होंगे जो आपने वैरायटीज़ बताई। तो आगे बढ़ते हुए सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये प्रश्न मेरा रहेगा कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है। खेतों में तैयारी करते टाइम, बोते टाइम जो बीज के बीज दूरी रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी, वो कितनी मेनटेन करनी है किसान को? खेत की तैयारी एक जो अपना डिस्क है होता है उससे 2-3 बार क्रॉस में उसको जुताई करें अच्छी, और अंतिम जुताई से पहले अनुशंसित उर्वरक की जो मात्रा है, जैसे कि तोरिया के लिए अनुशंसित जो मात्रा है वो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास, और साथ ही 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर की आवश्यकता होती है जी। इसी प्रकार अगर बारानी खेत में हम सरसों की बुवाई करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय आखिरी जुताई के समय उसमें लगभग 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो स्फुर और 25 किलो पोटास और लगभग 15 किलो अपना ये सल्फर डाल सकते हैं जी। तो इस तरह से खेत की तैयारी करते हुए, जबकि अगर संचित क्षेत्र है तो उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 25 किलोग्राम आपका ये पोटाश, साथ ही 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें जी। लेकिन नाइट्रोजन की आधी मात्रा ही खेत की तैयारी के समय और बोनी से पहले मिलाएं, बाकी शेष मात्रा अगली सिंचाई पर दी जाएगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर, सरसों की कौन सी नई वैरायटीज अभी अपने अनुसंधान केंद्र से निकली हैं? तो आप राई की और सरसों की दोनों एक साथ बता दीजिए। आपने तोरिया की बता दी हैं। हाँ, सरसों में भी हमारे यहाँ से पिछले जब से हमारा सेंटर बना है करीब 6 वैरायटी यहाँ से निकल चुकी हैं, जिसमें काफ़ी टाइम हो गया है। वो तो JM1, JM2, JM3 हैं। इसके अलावा अभी पिछले 7-8 साल के अंदर जो लेटेस्ट वैरायटी निकली हैं वो RBM1, RBM2 और RBM3। ये वैरायटी हमारे यहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। RBM2 जो वैरायटी है ये हमारी जो सफ़ेद रतुआ, जिसे श्वेत किट या इंग्लिश में वाइट रस्ट बोलते हैं, ये इसके लिए प्रतिरोधी है, जो कि हमारे पूरे देश में एक प्रतिरोधी किस्म के तौर पे उपयोग की जाती है जी। ये इसका उत्पादन बहुत अच्छा है और ये हमारे यहाँ पर इसका बीज उत्पादन होता है जी। जिसका आगे जाके जो बीज संस्था हैं वो उसका बीज बनाकर आगे किसानों तक उपलब्ध कराती हैं। सर, बहुत अच्छा। सर, एक सवाल मेरे मन में किसान भाइयों की तरफ से आया है कि कुछ एरिया मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पे पानी की सिंचाई की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो कम सिंचाई पानी में उपलब्ध हो जाए ऐसी फसल कौन सी है? सरसों की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं और उनमें कितनी सिंचाई मिनिमम आप दे सकते हैं ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो? सामान्य तौर पे सरसों में बहुत ज़्यादा अन्य फसलों की तरह सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सरसों की फसल में 2 सिंचाई से एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। सिंचाई जो है, आप अगर बादानी क्षेत्र में बुवाई की गई है जी। तो पहली सिंचाई 30 से 35 दिन के अंतराल में, जो अवधि जो फसल की अवधि है 30 से 35 दिन की, उसमें आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई दाना भरते समय करीब 50, 55, 60 दिन के आसपास उसमें दूसरी सिंचाई कर सकते हैं जी। सिंचाई क्षेत्र में और पलेवा करके बुवाई की गई है जी। तो उसमें पहली सिंचाई जो है 45 दिन के अंतराल पे फसल अवधि पर कर सकते हैं जी। और दूसरी सिंचाई 70 से 75वें दिन आप उसमें कर सकते हैं। और वैरायटी तो ये है कि सारी वैरायटी हमारी जो है दो पानी में हमारी अच्छा उत्पादन दे देती है। सर, बहुत बढ़िया आपने जानकारी किसानों को बता रहे हैं अभी आप। तो सर, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सरसों में मुख्य कीट कौन कौन से आते हैं और उन कीटों की रोकथाम आप किस प्रकार से करते हैं? सरसों में मुख्य रूप से 2 कीट होते हैं, एक चितकबरा कीट और एक माहू। चितकबरा कीट जो है फसल की प्रारंभिक अवस्था में आता है, यानी जब पौधा बहुत ही छोटा होता है अंकुरण के बाद, तो उसमें एक कीड़ा लगता है चितकबरा, जो कि उसके पत्ती को कट करके उसके रस चूस के उसको नष्ट करता है जी। दूसरी अवस्था जो दाना भरने की और फूल की स्थिति आती है, तब उसमें एक माहू आता है। माहू आने के लिए एक तो जो तापक्रम है वो कम रहता है और साथ में आर्द्रता जो है 70-80% से ज़्यादा हो जाती है। जब पाला पड़ने की अवस्था में आता होगा माहू? हाँ जी। पाला पड़ता है, उसके बाद एकदम से धूप यानी एकदम फ्लक्चुएशन जो होता है, तो उस वक्त जो है माहू के आने की बहुत संभावना होती है जी। तो ये 2 कीट इतने महत्वपूर्ण हैं। तो चितकबरा कीट चूँकि फसल की शुरुआत में ही उसको प्रभाव दिखाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए हमें जो बोनी से पहले उसका बीज उपचार किया जाए। जी।
तो बीज उपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई है जो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित करके अगर उसको बुवाई करते हैं तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी वो आपको बचाव मिलेगा। दूसरा, अगर खड़ी आरंभिक स्थिति में इस तरह का कुछ दिखता है तो क्विनोल फॉस का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करके इससे नियंत्रण किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब से हमको मिल रही है और मैं आशा करता हूँ मेरे किसान भाई जो भी हैं इस सब जानकारी को नोट कर रहे होंगे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि सर खरपतवार सरसों में कौन कौन से आते हैं या तिलहनी फसलों में कौन कौन से मुख्य खरपतवार हैं और उनका नियंत्रण किसान भाई कैसे कर सकते हैं? खरपतवार ना हो पहले तो इसका बचाव किया जाए जी। इसके लिए प्री इमरजेंसी यानी अंकुरण पूर्व अगर हम पेंडिमेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 500 से 600 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर में इसका छिड़काव कर दें, इसका स्प्रे कर दें, तो फसल के साथ जो खरपतवार आने की समस्या है वो काफ़ी हद तक उसमें रोकथाम मिलती है। लेकिन उसके बाद खड़ी फसल में भी अगर खरपतवार की बात कहें तो इसके मुख्य खरपतवार सत्यानाशी जिसे आर्जिमोन मैक्सिकाना बोलते हैं, इसके साथ साथ हिरनखुरी और बथुआ, सेंजी, ये खरपतवार जो आते हैं, क्योंकि सरसों की फसल चौड़ी पत्ती वाली है और ये खरपतवार भी चौड़ी पत्ती वाले हैं, तो इनका रासायनिक रूप से इनका नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए यही है कि इसमें अंतःसस्यन क्रियाएं जैसे हैंड व्हील हो या उसको आगे जो खुरपी चलाना हैंड व्हील हो और इस तरह के इंटरकल्चर ऑपरेशन करके फसल को खरपतवार मुक्त किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त हो रही है। सर अब आपका खरपतवार नियंत्रण हो गया है, सिंचाई हो गई है, अब फसल की कटाई किस अवस्था में करनी चाहिए और कटाई करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें किसान भाई हमारे, जिससे कि नुकसान कटाई के बाद कम हो? कटाई के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी जो किस्म जो लगा रहे हैं वो किस अवधि की है, तो वो अवधि अपनी पूर्ण कर चुकी है या पूर्ण करने वाली है। दूसरा, कटाई से पहले हमें मौसम विभाग से जो हमारे प्रदेश में कई जगह से जो कृषि मौसम सेवा जो है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, उसके माध्यम से मैसेज में आता है कि किसान को कब कैसे अपने कृषि क्रियाएं करनी है, जिससे कि मौसम के अनुरूप थोड़ा सा हम अपनी जो उसका टाइम टेबल है वो बना सकें। तो कटाई के लिए एक थोड़ा सा ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि मौसम आगे कोई ख़राबी तो नहीं आने वाली है, कि मौसम हमने अगर फसल काटी और बारिश हो गई तो परिपक्व की अवस्था हमें इस तरह से देखनी है कि फसल में जो उसकी फलियां हैं सरसों की, तो वो उसकी लगभग 75% संख्या भूरी पड़ने लग जाती हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ रही है और ये बहुत ही उपयुक्त समय होता है कि फसल को हम हार्वेस्ट करें या कटाई करें। कटाई करके इसके बंडल बनाकर हम खलिहान पर या खेत में ही सुखा सकते हैं, बशर्ते कोई बारिश या मौसम ख़राब ना हो। लगभग 7 से 10 दिन में जब ये बंडल सूख जाते हैं, इसके बाद इसकी गहाई कर सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं। जी। तो सर आज आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपने बहुत अच्छी जानकारी किसानों को दी और सभी किसान भाइयों, आज हमारे साथ उपस्थित थे कृषि अनुसंधान संस्थान मुरैना से पधारे हुए डॉक्टर जगेंद्र सिंह जी, और आज सरसों की खेती के बारे में और तिलहनी खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी किसानों को दी। और मैं सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सर स्टूडियो में आए और किसानों को जानकारी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय है खेती किसानी से जुड़ी खबरों का, सुनते हैं खबरी खेती।
नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है खबरें खेती में। अब नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। खरीफ फसलों के उत्पादन के अनुमान जारी। लंपी वायरस से पशुओं को बचाएं, मुफ्त टीका लगवाएं। सोयाबीन के बीज उत्पादन में सामयिक कार्य। कपास की फसल में फल फूल झड़न। रेज्ड बेड प्लांटर। अब खबरें विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण विकसित हो रहा है। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार हैं। सबसे पहले खाद्यान्न 149.92 मिलियन टन चावल, 104.99 मिलियन टन पोषक मोटे अनाज, 36.56 मिलियन टन मक्का, 23.10 मिलियन टन रिकॉर्ड दलहन, 8.37 मिलियन टन तुअर, 3.89 मिलियन टन तिलहन, 23.57 मिलियन टन मूंगफली, 8.37 मिलियन टन सोयाबीन, 12.89 मिलियन टन कपास, 34.19 मिलियन गांठें प्रति 170 किलोग्राम, पटसन एवं मैस्टा 10.09 मिलियन गांठें प्रति 180 किलोग्राम, गन्ना 465.05 मिलियन टन रिकॉर्ड। वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान केवल खरीफ के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.92 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि विगत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। लंपी वायरस से पशुओं को बचाएं, मुफ्त टीका लगवाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालक और किसानों को संबोधित संदेश में कहा कि सरकार पशुओं के कष्ट के समय में साथ है। सरकारी अमला पूरा ध्यान दे रहा है और सहयोग करेगा। इस बीमारी का टीका मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारे पशुधन पर गहरा संकट आएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालकों को सावधानियां बरतने का परामर्श देते हुए कहा कि किसी भी पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग करने और पशु चिकित्सक से संपर्क करने के अलावा पशुओं को मक्खी, मच्छर, जूं आदि परजीवियों से बचाकर रखने, संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करने, लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़कर गहरा गड्ढा कर उसमें दफनाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण अवश्य कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए, परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सोयाबीन के बीज उत्पादन में सामयिक कार्य। जो किसान अपनी सोयाबीन की फसल को बीज उत्पादन के रूप में उगा रहे हैं, वह अपनी फसल को खरपतवार से मुक्त रखें और फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। यदि सामान्य पौधों से कोई पौधे अलग नजर आएं तो उसे उखाड़ दें, या पौधों में फूल का रंग, पत्ती का आकार असामान्य पौधे और दूसरी फसल के पौधों को उखाड़कर अलग कर दें। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीटों या बीमारियों से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए और समय समय पर निरीक्षण करते रहें। कपास की फसल में फूल फल झड़न। कपास की समय पर बोई गई फसल 3 महीने से ऊपर हो चुकी है। इस समय कपास पर फूल व टिंडे भी आ रहे हैं, लेकिन तेज बारिश में फूल और टिंडे गिरने की समस्या देखने को मिल रही है। कई बार स्वतः भी फूल और टिंडे गिरने लग जाते हैं। थोड़े बहुत फूल या टिंडे प्राकृतिक रूप से गिरते हैं। अधिक फूल और टिंडे गिरने लगे तो उनको रोकने के लिए प्लानोफिक्स दवा को
10 मिलीलीटर प्रति 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव कलियां बनते समय तथा दूसरा टिंडों के बनना शुरू होते ही करना चाहिए। प्लानोफिक्स की बताई गई मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा का प्रयोग करने से फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। और अब रेज्ड बेड प्लांटर की बात। रेज्ड बेड प्लांटर से गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना एवं उद्यानिकी फसलों की बुआई 2 या 3 कतारों में बेड पर की जाती है और बेड की दोनों तरफ बनी नालियों से सिंचाई का पानी दिया जाता है। बेड की चौड़ाई 70 से 90 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। इस पद्धति में फ्लड इरिगेशन की तुलना में लगभग 30% पानी की बचत होती है। अब फिलहाल खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने बात की डॉक्टर जगेंद्र सिंह जी से, जो मुरैना से हमारे साथ उपस्थित यहाँ पे स्टूडियो में हैं। इन्होंने तिलहनी खेती के बारे में आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी दी और हम आशा करते हैं सारे किसान भाई इस तिलहनी खेती के बारे में अपनी जानकारी को उपयोग करेंगे और अपने खेतों में इसको अप्लाई करेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।